हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरन साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय जैव अणु। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और एक एक नंबर वाले प्रश्न तथा लघुत्तरात्मक और अतिलघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्न में से कौन सी अनअपचायी शर्करा नहीं है। यानी ये पूछ रहा है आप में आपसे कि इन चारों में से कौन सी अनअपचायी शर्करा नहीं है। यानी अनअपचायी नहीं होने का मतलब अपचायी शर्करा है, अनअपचायी नहीं है उसका मतलब क्या है। इन चारों से ये बतानी है आपको कि कौन सी अपचायी शर्करा है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे अपचायी शर्करा होते हैं आपके एक तो मोनोसेकेराइड और दूसरे होते हैं आपके सुक्रोज को छोड़कर डाइकेसेकेराइड। सुक्रोज को छोड़कर डाइसेकेराइड भी आपके क्या होते हैं? वो होते हैं आपके अपचायी शर्करा। ठीक है, तो इनमें से अगर इन चारों ऑप्शन में हमें अगर कोई मोनोसेकेराइड मिल जाए या सुक्रोज को छोड़कर कोई डाइसेकेराइड मिल जाए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास स्टार्च, ऑप्शन नंबर सेकंड है सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुक्रोज और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लैक्टोज। अब देखो, स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है और सुक्रोज एक आपका डाइसेकेराइड है जो अनअपचायी शर्करा होता है। पॉलीसेकेराइड सारे के सारे आपके क्या होते हैं? अनअपचायी शर्करा होते हैं। सुक्रोज आपका अनअपचायी शर्करा होता है, लेकिन जो आपका लैक्टोज है वो होता है आपका अपचायी शर्करा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा अम्ल बनाता है? तो ग्लूकेनिन अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। अब देखो, ग्लूकोज जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और नाइट्रिक अम्ल आपका इकॉक्सी कारक होता है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है दो आपके दो कार्बोक्सिलिक समूह युक्त सैकेरिक अम्ल के अंदर। किसके अंदर? सैकेरिक अम्ल के अंदर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैकेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ग्लूकोज के अल्फा रूप व बीटा रूप आपस में क्या कहलाते हैं? एपीमर यानी एपीमर, होमोमर, आइसोमर और एनोमर। तो जो ग्लूकोज के आपके अल्फा और बीटा रूप होते हैं वे आपस में कहलाते हैं एनोमर। क्या कहलाते हैं? एनोमर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा यौगिक वाम ध्रुवण गुणक, कौन सा वाम ध्रुवण गुणक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास सुक्रोज, ऑप्शन सेकंड है ग्लूकोज, ऑप्शन थर्ड है आपके पास फ्रक्टोज और ऑप्शन फोर्थ है माल्टोज। इन चारों से आपका जो फ्रक्टोज होता है वो होता है आपका क्या होता है? वाम ध्रुवण गुणक। क्या होता है? वाम ध्रुवण गुणक होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? निम्न में से इन चारों में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? मतलब आवश्यक नहीं है तो क्या होना चाहिए? अनावश्यक। कौन सा होना चाहिए? अनावश्यक अमीनो अम्ल ढूंढना है आपको इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें स्टिडीन, ऑप्शन नंबर सेकंड टायरोसिन, ऑप्शन नंबर थर्ड लाइसिन और ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रिप्टोफैन। देखो, अब ये जो आपका टायरोसिन होता है वो आपका एक क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टायरोसिन यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज ये तो एंजाइम ही नहीं है। सुक्रेज ये सुक्रोज को तोड़ता है, सुक्रोज का जलावटन करता है। जाइमेज और माल्टेज ये माल्टोज का करता है। बचा कौन सा? ये वाला जाइमेज एंजाइम है, वो आपका ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से वसा विलय विटामिन नहीं है। यानी ये पूछ रहा है आपको कि इन चारों में से कौन सी आपकी वसा विलय विटामिन नहीं है। यानी वसा विलय नहीं है तो फिर किस प्रकार की होनी चाहिए? जल विलय। किस प्रकार की होनी चाहिए? जल विलय विटामिन होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है? देखो, अगर आपको वसा विलय विटामिन याद रखने हैं,
वसा विलय विटामिन याद रखने हैं, तब उसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? कीड़ा। ये तो आपके क्या है? वसा विलय विटामिन। अगर जल विलय विटामिन याद रखने हैं तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है WBC। W फॉर क्या हो जाएगा आपका? वाटर। और B और C क्या हो जाएंगे आपके? विटामिन। और ये क्या है आपके? वसा विलय विटामिन। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस ऑप्शन के अंदर या इस प्रश्न के अंदर कौन सा वसा विलय विटामिन नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 यानी जो C विटामिन है, विटामिन C है, वो आपका कौन सा होता है? जल विलय विटामिन होता है। और यही पूछ रहा है आपको कि इनमें से कौन सा वसा विलय विटामिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संचित हो सकता है? यानी इन चारों में से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कौन सा? B1 यानी थायमिन। दूसरा है B6 यानी प्रोडक्शन पीरिडॉक्सिन या पाइरिडॉक्सिन कहते हैं इसको। B2 का नाम है राइबोफ्लोविन और B12 है साइनोकोबालेमिन। तो आपके शरीर के अंदर इन चारों में से आपका साइनोकोबालेमिन यानी विटामिन B12 आपके शरीर के अंदर संचित हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? यानी इन चारों में से बताना है आपको कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो जो आपका विटामिन के होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है? इन चारों में से बताना है कि कौन सी शर्करा है जो सर्वाधिक मीठी शर्करा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका सुक्रोज, ऑप्शन सेकंड है गैलेक्टोज, ऑप्शन थर्ड है लैक्टोज, ऑप्शन फोर्थ है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ग्लोबुलर यानी गोलाकार प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है? अब देखो जो गोलाकार प्रोटीन है वो आपका किसका भाग है? तृतीयक प्रोटीन का। तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, बंटरवाल आकर्षण बंध पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन या तृतीयक प्रोटीन होते हैं उसके गोलाकार प्रोटीन के अंदर आपके हाइड्रोजन बंध भी मिलते हैं, बांडरवाल आकर्षण बंध भी मिलते हैं, डाइसल्फाइड बंध भी मिलते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी बंध गोलाकार प्रोटीन के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक शर्करा रोगी के मूत्र से किसका परीक्षण किया जाता है? तो सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, उपयुक्त सभी। देखो एक शर्करा रोगी के अंदर यानी मूत्र से जो आपका ग्लूकोज है वो किसके अंदर निकलता है? आपका मधुमेह यानी डायबिटीज के अंदर यूरिन के साथ क्या होता है? पास आउट हो जाता है आपका ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपके MCQs। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थानों में आपका पहला रिक्त स्थान है, विटामिन B12 की कमी से खाली जगह रोग हो जाता है। तो आपको पता है विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाता है। क्या हो जाता है? परनीशियस एनीमिया या रक्ताल्पता। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की खाली जगह परिवर्तित नहीं होती। देखो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो उसके अंदर आपकी प्राथमिक संरचनाएं परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? सरलतम एमिनो अम्ल जो प्रकाशिक ध्रुवण गुणक नहीं है वह है खाली जगह। यानी ये आपको बताना है कि ऐसा सरलतम अमीनो अम्ल जो प्रकाशिक गुणक नहीं है वो कौन सा है? तो उसका आंसर आपका ग्लाइसिन। देखो अपने पास क्या होता है, एक सामान्य अमीनो अम्ल होता है तो उसमें होते हैं RCH, COOH और NH2 इस प्रकार का होता है। अभी R यहाँ पार्श्व श्रृंखला होती है। अब यहाँ पर ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है? R की जगह पर यहाँ क्या लग जाता है? R की जगह पर लग जाता है आपका R की जगह लग जाता है आपका क्या लग जाता है? R की जगह लग जाएगा आपका क्या लग जाएगा? R की जगह लग जाता है यहाँ पर H। क्या लग जाता है? H लग जाता है। अब H लगने से ये क्या है? सरलतम अमीनो अम्ल बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संरचना बना के दी हुई है। ये आपका क्या है? ग्लाइसिन की संरचना है। ग्लाइसिन क्या है? सर्वाधिक सरलतम एमिनो अम्ल है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, DNA में नाइट्रोजन क्षारक खाली जगह होता है जो कि RNA में नहीं होता। तो एक ही
ऐसा क्षारक है जो डीएनए के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, उसका नाम है थायमिन। कौन सा है? थायमिन क्षारक है जो डीएनए के अंदर पाया जाता है लेकिन आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ग्लूकोज Br2 जल के साथ अभिक्रिया कर खाली जगह बनाता है। देखो ग्लूकोज Br2 जल जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, क्या एक दुर्बल ऑक्सीकारक है Br2 और जल। अब ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुर्दों से उत्सर्जित जल व लवण के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खाली जगह है। यानी गुर्दों से जो उत्सर्जित जल और लवण के स्तर को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? तो आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। कौन सा है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है आपका, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है आपका अवटुता, या इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित खाली जगह होती है। यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये होता है आपका इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। अब हम बात करेंगे आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। किनकी बात करेंगे? अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। ये आपके एमसीक्यू हो गए और आपकी खाली जगह हो गई। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो इसमें आपका पहला हार्मोन आता है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है? तो ये होता है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। रुधिर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका, थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन कौन से अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न है? तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, वो आपका किसका व्युत्पन्न होता है? टायरोसिन अमीनो अम्ल का। किसका? टायरोसिन अमीनो अम्ल का। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में आपका स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ठीक से कार्य न करने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ठीक से कार्य न करने पर आपको एडिसन्स डिजीज हो सकता है, जिसमें कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। एडिसन्स डिजीज हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के गौण यौन लक्षण हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका एस्ट्राडाइओल। कौन सा है? एस्ट्राडाइओल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है? तो किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। यानी किसी हरेक व्यक्ति में जो डीएनए क्षारकों का अनुक्रम होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको ज्ञात करना ही क्या कहलाया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए अंगुली छापन। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए द्विकुंडल में कौन सा क्षारक किसके साथ जुड़ता है? तो डीएनए द्विकुंडल के अंदर थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अगला है आपका, अगला क्या है, ऑक्सीडोरेडक्टेज क्या है? वह एंजाइम जो एक क्रियाधारक का ऑक्सीकरण करता है तथा साथ ही दूसरे क्रियाधारक का अपचयन करता है। यानी ऑक्सीडोरेडक्टेज एक एंजाइम है जो एक क्रियाधारक का तो ऑक्सीकरण करवाता है, दूसरे का क्या करता है? अपचयन करता है। अब बात करते हैं विटामिन क्या है। अब बात करते हैं विटामिन क्या है। तो अब हमारे आहार में आवश्यक बेकार्बनिक पदार्थ, यानी हमारे आहार में आवश्यक बेकार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैव क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी सहायता से शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य का रखरखाव होता है, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में विशिष्ट क्रियाओं को संपन्न कराते हैं और जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य का रखरखाव होता है, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे क्या? विटामिन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अपचयी शर्करा क्या है? तो वे शर्कराएं जो टोलेन अभिकर्मक,
फैलिंग अभिनयों का अपचयन कर देते हैं, अपचय शर्करा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि, यानी ऐसी शर्करा जो टॉलेन अभिक्रमक और फैलिंग अभिक्रमक दोनों का क्या कर देती हैं, अपचयन कर देती हैं, क्या कहलाती हैं, अपचयी शर्करा कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है? तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, यानी ओलिगोसैकेराइड वे होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर आपको कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो सकें, 2 से 10 इकाइयाँ प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज के गुणन कोण का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 52.5 डिग्री प्लस में, यानी दक्षिण ध्रुव गुणक होता है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है आपका, फ्रक्टोज के घूर्णन कोण का मान कितना होता है? तो आपका ये होता है -92.40 या 92.4, और जो आपका फ्रक्टोज होता है ऊपर भी बताया था मैंने, वो होता है क्या आपका दक्षिण ध्रुवण गुणक। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अपव्रत शर्करा किसे कहा जाता है या इन्वर्टेड शुगर किसे कहा जाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कह देते हैं, अपन कह देते हैं अपव्रत शर्करा या इन्वर्टेड शुगर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, स्टार्च की 2 इकाइयों के नाम लिखिए। स्टार्च की इकाइयों के नाम लिखिए, यानी स्टार्च किस किस से मिलकर बना होता है? तो स्टार्च आपका एमिलोस और एमिलोपेक्टिन दोनों इकाइयों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का HI से अपचयन करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो जैसे ही आप ग्लूकोज का HI के साथ अपचयन कराते हो तो एन हेक्सेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एन हेक्सेन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो आपका सेल्यूलोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन का समीकरण लिखिए। यानी स्टार्च को किसमें स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किसमें परिवर्तन करना है? स्टार्च का माल्टोज में। तो ये होता है आपका सूत्र स्टार्च का C6H10O5 का होल N। अब NH2 जोड़ देने पर जल अपघटन का होगा किसके साथ? डाइस्टेज एंजाइम से। तो आपको मिल जाएगा C12H22O11 और मल्टीपल नंबर ऑफ मिल जाएंगे आपको माल्टोज, किससे? स्टार्च से। अगला प्रश्न है आपका, फ्रक्टोज की विवृत श्रृंखला संरचना में कितने असममित कार्बन उपस्थित होते हैं? तो फ्रक्टोज की विवृत श्रृंखला यानी सीधी श्रृंखला संरचना में 3 असममित कार्बन यानी क्रेल कार्बन उपस्थित होते हैं। इसके अंदर कितने कार्बन उपस्थित होते हैं? 3 असममित कार्बन उपस्थित होते हैं। उसके बाद आपका ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना कितने असममित कार्बन उपस्थित होते हैं? तो ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना में आपके 4 असममित कार्बन मिलते हैं, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कितने हैं? 3। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, सामान्यतः कार्बोहाइड्रेटों में प्रकाशिक समयता का गुण पाया जाता है, क्यों? कार्बोहाइड्रेटों में असममित कार्बन उपस्थित होने के कारण प्राकृतिक समयता का गुण पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डाइपेप्टाइड क्या है? तो 2 अमीनो अम्ल आपस में CONH बनाता है। बना हुआ पेप्टाइड बंध यानी बना हुआ बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। चूंकि इस प्रक्रिया में 2 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं तो इस रचना क्या कहलाती है? डाइपेप्टाइड। यानी CONH संरचना में जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध होता है। अब इसमें 2 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? डाइपेप्टाइड। अगर इसमें आपके 3 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान आपका 10,000 म्यू से अधिक होता है। इंसुलिन प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो इंसुलिन प्रोटीन के अंदर आपके 51 अमीनो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं आपस में कौन से प्रकार के बंधों से द्वारा जुड़ी होती हैं? जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं वो आपके हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, बाल, ऊन तथा रेशम में कौन से प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। किस किस के अंदर? बाल, ऊन और रेशम के अंदर आपका कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, मांसपेशियों में कौन से प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो अपनी मांसपेशियों के अंदर मायोसिन प्रोटीन उपस्थित होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है आपका, रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण बताइए। तो रेशेदार प्रोटीन आपके दो होते हैं, एक तो केराटिन, दूसरा मायोसिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण दीजिए। तो गोलाकार प्रोटीन में आपको इंसुलिन और एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ये जल में विलयशील होते हैं। इंसुलिन और एल्ब्यूमिन आपके क्या होते हैं, गोलाकार प्रोटीन है जो कि कैसे होते हैं, जल में विलयशील। अगला प्रश्न है प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान इसकी कौन सी संरचनाएं नष्ट होती हैं। तो प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं नष्ट होती हैं, जबकि प्राथमिक संरचनाएं आपकी अपरिवर्तित रहती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण बताइए। तो जैसे अंडे के उबालने पर इसकी सफेदी का स्कंदन होना, ये आपके क्या है, प्रोटीन विकृतीकरण के उदाहरण। यानी प्रोटीन विकृतीकरण क्या होता है, जैसे अंडे को उबालते हैं अपन तो उसमें क्या होता है, इसकी सफेदी का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। दूसरा है आपका दूध का दही में जमना, यहाँ पर भी क्या होता है, प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, एंजाइम कौन से प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम आपके गोलाकार प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, गोलाकार प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जैव रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम द्वारा किस प्रकार उत्प्रेरित होती हैं। तो एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया हेतु आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के परमाणु को घटा देते हैं। यानी जो एंजाइम होते हैं वे जैव रासायनिक अभिक्रिया हेतु क्या कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा के परमाणु को घटा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आरएनए की द्वितीय संरचना किस प्रकार की होती है। तो आरएनए की जो द्वितीय संरचना होती है आपकी वो एक रज्जुक होती है, जबकि डीएनए की द्वितीय संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विरज्जुक होती है। किस भारतीय वैज्ञानिक को आनुवंशिक कोड ज्ञात करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। किसको प्राप्त हुआ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तो आरएनए अणु कौन करते हैं, आरएनए अणुओं द्वारा कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब हम बात करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्नों की। लघुत्रात्मक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होता है। तो आपने ये अभिक्रिया एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी होंगी। इसके लिए क्या करना है आपको, ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 जल से करवाने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज की अभिक्रिया आपको Br2 जल के साथ करानी पड़ती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वो क्या है, आपका एल्डिहाइड है। ये आपकी अभिक्रिया दी हुई है। तो देखो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपका एल्डिहाइड समूह है वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि प्राथमिक एल्कोहल समूह उपस्थित है। यानी ग्लूकोज के अंदर आपको स्पष्ट करना है कि आपका प्राथमिक एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, उस अभिक्रिया को लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही HNO3 के साथ ऑक्सीकृत होकर सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। तो ये आपके देखो ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल, दोनों ही HNO3 के द्वारा ऑक्सीकृत होकर दो कार्बोक्सिलिक समूह युक्त क्या बना देते हैं, सैकैरिक अम्ल बना देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अपवृत शर्करा क्या है, यानी इन्वर्टेड शुगर क्या है। तो सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन इसके जल अपघटन से वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टोज -92.4 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुवण गुणक ग्लूकोज +52.5 डिग्री प्राप्त होता है, जिससे कुल गुणक कोण का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसलिए इसे क्या कह देते हैं, इन्वर्टेज शुगर कह देते हैं, यानी अपवृत शर्करा बोल देते हैं। ये आपकी क्या है, सुक्रोज का जल अपघटन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज मिलेगा। तो ठीक है, उसके बाद अब बात करें, ये तो आपका क्या है, सुक्रोज क्या हो जाता है, आपका दक्षिण ध्रुवण गुणक हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपको पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जामों में, और आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।